हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी इस मैप की धुआंधार क्लास में। मैं जयेश चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैप की इस क्लास में, जिसमें हम भारत समेत विश्व के संपूर्ण ज्योग्राफी को मैप की हेल्प से अपने हाथ से ड्रॉ करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है कि भारत के संदर्भ में जितनी भी सामान्य जानकारी कि भारत किस अक्षांश से लेकर के कहाँ तक है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है और ये कहाँ से कहाँ तक भारत के संदर्भ में आता है, उसके अलावा भारत के सीमाएँ कैसी है और भारत के सुदूर बिंदु क्या है। तो ये हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं। इसको हम शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा देरी के। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज मैंने भारत का नक्शा पहले से ड्रॉ कर रखा है। आपने जो ड्रॉ कर रखा होगा वो ठीक है, या फिर आप नया ड्रॉ कर लीजिए। इसको रोक करके आप पहले नक्शा ड्रॉ कर लीजिए। आप नक्शे को ड्रॉ करके साथ साथ में बनाते चलिए अपनी कॉपी के अंदर, और आप चीज़ों को नोट कीजिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चूँकि आगे क्लासेस रेगुलर आते रहेगी तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, क्या चीज़ अक्षांश क्या होता है। तो जैसे अगर ये पृथ्वी होती है, ठीक है, ये पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी पर हमने कुछ ऐसी काल्पनिक लाइनें खींच रखी है जिनसे हम क्या है, पृथ्वी का बंटवारा करते हैं। एक लाइनें कुछ इस प्रकार से है, आड़ी खींची हुई है यानी कि लेटी हुई लाइन है, और कुछ लाइनें हमने इसे खड़ी खींच रखी है। इन्हीं को हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। जो लाइनें पृथ्वी पर इस तरीके से आड़ी बनी हुई है, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। लेटीट्यूड इंग्लिश में, अक्षांश हिंदी में अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा है, और इंग्लिश में इनको हम लेटीट्यूड कह देते हैं। लेटीट्यूड। अब ये जो सबसे बीच वाली लेटीट्यूड है यानी कि अक्षांश रेखा, ये भारत पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही है। ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे के हिस्से को हम कह देते हैं दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक बात है। इसी प्रकार से इस जगह पर भी क्या है, सबसे बीचों बीच में एक ऐसी खड़ी रेखा है जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आएगा वो आपके रेगुलर क्लासेस में आएगा विदाउट मैप वाली में, लेकिन अभी आप यहाँ पर समझते हैं या मैप वाली में। अभी यहाँ पर हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये समझना है कि हम भारत के संदर्भ में समझेंगे, तो हम अक्षांश और देशांतर पर कम बात करके इस टॉपिक पर ज़्यादा बात करेंगे। तो ये एक रेखा ऐसी है जो पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, एक उधर का हिस्सा, इधर का। इसको कहेंगे अपन पश्चिम का हिस्सा, और इसको कहेंगे हम लोग पूर्व का हिस्सा। ठीक बात है। तो भारत को अगर आप पूरे पृथ्वी पर देखोगे तो भारत इस वाले हिस्से में आता है। मतलब एक तरबूज के चार टुकड़े कर दिए, ऐसे और ऐसे। तो ये जो टुकड़ा, इसका नाम होता है उत्तर पूर्व टुकड़ा यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध। इधर का होता है उत्तर पश्चिम गोलार्ध, इधर का दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, और इधर का दक्षिण पूर्व गोलार्ध। तो इस तरीके से चार गोलार्ध बनते हैं हमारे पास में। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर, इधर से आ जाएगा साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर और साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये चार हेमिस्फीयर आपके पास में होते हैं, और इन चारों हेमिस्फीयर में से भारत की जो पोजीशन हो जाती है वो इस तरफ हो जाती है। अब इसी में अगर हम समझते हैं तो भारत के नीचे से भी एक ऐसी लेटी हुई लाइन यानी कि अक्षांश रेखा जाती है, और भारत के ऊपर से भी एक अक्षांश रेखा जाती है जो कि इस पॉइंट से होकर के जाएगी और इस पॉइंट से होकर के जाएगी। तो इनको कह रहे हैं हम भारत किन अक्षांशों के बीच आता है। उसी प्रकार से अगर आप ऐसी आड़ी लाइन देखोगे यानी कि देशांतर रेखा है, तो एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी। तो भारत के एक इस तरफ से जो सबसे इधर वाले बिंदु से, और एक इधर वाले बिंदु से होकर के रेखा जाएगी। तो भारत किन देशांतर के बीच में आता है, ये पॉइंट हो जाता है। तो हम ये आगे समझेंगे। तो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अभी के लिए आपने ये समझ लिया। नंबर अभी हम याद करते हैं। ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि आप देखिए, यहाँ की सारी लाइनें जो होगी, इस बीच वाली अक्षांश के ऊपर जितनी भी अक्षांश होगी वो सारी कहलाती है उत्तरी अक्षांश। तो भारत के नीचे वाली भी उत्तरी अक्षांश है और भारत के ऊपर वाली भी उत्तरी अक्षांश है। मतलब ये भी उत्तरी अक्षांश होगी और ये भी उत्तरी अक्षांश होगी। उसी की तरफ से देखते हैं, मतलब इसी तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये जो भारत आ रहा है, इसकी लोकेशन देशांतर के हिसाब से भी इस तरफ आ रही है। तो देशांतर के हिसाब से इस तरफ आने का मतलब हो गया कि भारत की ये वाली सीमा, ये वाली जो बाउंड्री बनेगी, ये वाली जो देशांतर रेखा होगी, ये भी इधर ईस्ट की होगी, और ये वाली जो बनेगी ये भी ईस्ट की होगी। तो भारत इसीलिए नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, और उसके सारे जो दक्षिणी और उत्तरी, भारत के दक्षिणी और भारत के उत्तरी दोनों अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे यानी कि। और इधर अगर देशांतर की बात करते हैं तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों के देशांतर पूर्वी होंगे। तो ये वाली बात हमको क्लियर हो गई कि हम सारे नाम में पूर्वी लिखेंगे। अक्षांश और देशांतर, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। फिर भी मैं बीच बीच में बताते रहूंगा। आगे चलते हैं, हम आगे के टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है कि भारत का पूरी पृथ्वी पर लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, किस जगह पर ये अवस्थित है। तो आप इसको एक मोबाइल नंबर की ट्रिक से याद कर लीजिएगा, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट। मैं लास्ट में बोलूंगा एक बार फिर से, मोबाइल नंबर की ट्रिक में हम लोग इसको कोशिश करेंगे याद करने की। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है नॉर्थ लेटीट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश।
भारत 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब उस गोले के अंदर ये पहली लाइन अगर 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे 8 डिग्री वाली लाइन से यहाँ से शुरू होता है और फिर ऐसे चलते चलते ये बीच में से होते हुए गई और जो सबसे ऊपर आएगी उस वाले की बात करते हैं। और कहाँ तक जाता है तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट के अंदर, 37 डिग्री 6 मिनट के अंतर्गत आता है। ये भी कौन सा लेटीट्यूड होगा, नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। तो कहां से कहां तक आ गया, भारत 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर के, माफ करना, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में आता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके देशांतर की, तो इसके देशांतर के सीन को समझिए कि भारत कहां से कहां तक आता है। तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है भारत, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको हम लोग बोल सकते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देशांतर का इंग्लिश में नाम हो जाता है लॉन्गिट्यूड। इस तरफ अगर आप आएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट, तो कहां से कहां तक हो गया, इसको मोबाइल नंबर में याद करते हैं 84, मतलब हिंदी में मोबाइल नंबर याद करना ज्यादा आसान होता है, तो 84 376, इधर 687 9725, इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो एक बार ये नंबर 2-3 बार लिख के याद कर लेना, जिस तरीके से मोबाइल नंबर याद करते हैं ये भी याद हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और आपको याद रखने वाली होगी कि यह भारत के मुख्य भूमि के अक्षांश और देशांतर की बात करिए। इसके अलावा भारत के इस हिस्से में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस लाइन से थोड़ा नीचे आते हैं। तो ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट। मतलब भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो गया, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। कहने के लिए वो भारत का सबसे दक्षिणी है, लेकिन अक्षांश का नाम है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक बात है। तो ये भारत के अक्षांश और देशांतर की रेखा हो गया, सीन हो गया। इसको एक तरफ लिख लेते हैं, ये कहां से कहां तक है। 8 डिग्री मेनलैंड की बात कर रहे हैं, मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि, ये जो सामने सामने दिख रही है ये मुख्य भूमि कहलाती है। मेनलैंड की अगर बात करते हो, मेनलैंड की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में नॉर्थ लेटीट्यूड। अगर आप बात करते हैं ये तो देशांतर हो गया। अगर अपन ऐसे बात करते हैं मेनलैंड की, तो ये कहां से कहां तक आ जाएगी, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया। जबकि अगर आप इसी की बात कहाँ की कर दोगे, संपूर्ण भारत की, मतलब उसके अंदर अपन अंडमान निकोबार के आइलैंड को भी शामिल कर लेंगे, तब क्या सीन होगा, तो यहाँ पर बस एक बात बदल जाएगी, ये 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा वैसा सेम टू सेम रहेगा। ठीक बात है, उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, अच्छे समझना। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। मतलब अगर हम एक एक किलोमीटर के स्क्वायर बनाए, स्क्वायर मतलब चौखट, डब्बे, वर्ग। अब इस भारत के अंदर हम ऐसे 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 लाइन खींच के पूरे भारत के अंदर ये जो स्क्वायर बनाए, और ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ऐसे रहे, एक इधर, तो एक एकम एक, 1 1 1, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एक डब्बा बन गया। ऐसे पूरे भारत में 1 किलोमीटर स्क्वायर के कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं, भारत की जमीन पर कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं, तो पूरी दुनिया में से जो भारत है उसमें से 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। टोटल इतने वर्ग बन सकते हैं। ये होता है क्षेत्रफल नापने का तरीका कि भारत की जमीन कितनी है। तो ऐसे कितने वर्ग बन सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक बात है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल। या आप आपके हिसाब से इसको लाइन से लिखते रहिएगा, कुल क्षेत्रफल। मैं नक्शे को बचा के चल रहा हूं ताकि इसमें और बातें आपको समझा पाऊं। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन जो पूरी पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी में से भारत की जमीन कितने प्रतिशत है। पूरी पृथ्वी मतलब जितने भी टोटल वर्ग बन सकते हैं पूरी दुनिया में, मान लेते 100% वर्ग बन सकते हैं। ऐसे स्क्वायर कितने बन सकते हैं, 100%। तो उसमें से कितने परसेंट स्क्वायर इंडिया की जमीन पर बन रहे हैं, तो 2.42% जो क्षेत्रफल है ये भारत का है। पूरी दुनिया का 2.42% एरिया
ये इंडिया का एरिया है। पूरी दुनिया के 2.42% क्षेत्रफल भारत में मौजूद है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं तो भारत के बात में एक बात आती है कि भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है। दोनों लंबाइयाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और ये सारा जो डेटा आज आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है, तो ये तो आपको हमेशा आना चाहिए। अगर अपन बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से लेकर के सबसे उत्तरी बिंदु तक की, तो ये जो लंबाई होगी आपकी ये कितनी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर। और अगर अपन बात करते हैं कि इस तरफ की, अगर अपन इस तरफ से बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात कर लेंगे तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर और ये 3214 भी किलोमीटर में। मतलब भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये दोनों प्रकार की लंबाई आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले एक बार हम पूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने अक्षांश याद किए। अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड, ये क्या होता है, पृथ्वी को दो ऐसे भागों में बांटना, उत्तर दक्षिण भागों में बांटने वाली जो लाइन होती है बीच में से, ये कहलाती है लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश। बीच के ऊपर सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश, बीच के नीचे सारे अक्षांश जो होंगे दक्षिणी अक्षांश। भारत उत्तरी अक्षांश में आता है तो भारत का निचला हिस्सा भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऊपर का हिस्सा भी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आपको ये नंबर याद रखना। उसके बाद में अगर ये समझ के रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। उसके बाद में अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो पृथ्वी को इस तरीके से दो भागों में बांटते हैं, इधर हो जाता है पश्चिम, इधर हो जाता है पूर्व। चूंकि भारत पूर्व हिस्से में है तो इसके इधर की सारी लाइनें पूर्व होती है, तो भारत की इस तरफ की लाइन भी पूर्व देशांतर, इधर की लाइन भी पूर्व देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट मतलब 68 डिग्री 7 मिनट वाली जो है पूर्वी देशांतर भारत की सीमा शुरू होती है और 97 डिग्री 25 मिनट ये वाली भारत की पश्चिमी सीमा यहाँ पर खत्म हो जाती है। माफ करना, पूर्वी सीमा यहाँ पर खत्म हो जाती है पूर्वी देशांतर पर। ये पूर्वी सीमा है, वो पश्चिमी सीमा है। ओके, यहाँ तक की बात अगर हम लोग, हाँ, तो अब हम लोग सीमा की बात करेंगे कि भारत की सीमाएं कैसी है। तो देखिए, सीमा है ना दो प्रकार से तय होती है, एक होती है समुद्री सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा। तो क्या मतलब है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं कितनी कितनी किस देश के साथ कैसे है। तो भारत गुजरात से लेकर के ये ऊपर जहाँ पर मैं अपनी उंगली लेके जा रहा हूँ, इस पूरी जगह पर किसी और देश के साथ में टच करता है। मतलब इसके इस तरफ भी कोई देश होगा, इधर भी कोई, इधर भी कोई, इस तरफ भी कोई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ पर टच कर रहे हो, ये बांग्लादेश हो जाता है। तो भारत यहाँ से लेकर के यहाँ अल्टीमेट यहाँ तक, तो इस कोने से लेकर के ये सब घूम घाम के होते हुए यहाँ तक ये जो सीमा बना रहा है इसको हम कहते हैं स्थलीय सीमा। जब भारत किसी और देश के साथ जमीनी सीमा साझा कर रहा है इसको कहते हैं स्थलीय सीमा। बल्कि इसको अगर हम देखें नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ इस सीमा के जस्ट पार भारत के उस तरफ क्या है, पानी है, समुद्र है, तो इसको कहते हैं वाटर बाउंड्री या फिर सी बाउंड्री। ठीक है, वाटर बाउंड्री, समुद्री सीमा। तो इसकी इधर समुद्री सीमा होती है और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो स्थलीय सीमा होती है। तो भारत की यहाँ से लेकर के अगर आप नापना शुरू करते हो और ये सब नापते इस कोने तक नापते हैं तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी होगी। तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा होती है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, यहाँ तक की बात ठीक है। ये इसमें पूरा का पूरा स्थल कवर हो जाता है 15,200 किलोमीटर। अगर हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी वाटर बाउंड्री की जितनी भी समुद्री सीमा है भारत की वो कितनी है, तो भारत की समुद्री सीमा टोटल देखोगे अगर आप तो 7,516.6 किलोमीटर होती है। ये वाटर बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री। समुद्री सीमा तो समुद्री सीमा कितनी हो गई हमारी, ये लैंड बाउंड्री है, ये हो जाती है स्थलीय सीमा। अब इसको थोड़ा साफ कर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप लिख लीजिए स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये 7,516 किलोमीटर जो सीमा है ये हमारी समुद्री सीमा है। और समुद्री सीमा कैसे तय हो रही है, ये वाली पूरी सीमा को तो नापा ही होगा इसके अंतर्गत, लेकिन जब हमने कल नक्शा पढ़ा था पिछली वीडियो में तो उसमें इस तरीके से था कि यहाँ पे बीच में आइलैंड्स भी थे और इन आइलैंड के चारों तरफ जो सीमा बन रही है ये भी तो समुद्र से टच हो रही है, तो इसकी जो सीमा होगी वो भी समुद्री सीमा होगी। तो ये 7,516.6 किलोमीटर के अंतर्गत ये वाली पूरी सीमा और हर एक आइलैंड के चारों तरफ की सीमा
क्योंकि वो भी एक समुद्री सीमा बना रहा है। उन दोनों का टोटल है। अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत की मुख्य भूमि की, ये भारत की मुख्य भूमि है, इसकी मुख्य भूमि की मेनलैंड की वाटर बाउंड्री कितनी है, मुख्य भूमि की समुद्री सीमा कितनी है, तब आपका जवाब होगा कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर। मतलब 1416.6 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारे आइलैंड बनाते हैं समुद्र के साथ, और जो मेनलैंड है वो 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर जो है मेनलैंड बनाता है वाटर बाउंड्री के साथ में। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें से हम कुछ साफ कर लेते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या सवाल बनेंगे आपके। ठीक है, तो देखिए आगे की बात हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब अगर हम लोग बात को आगे की समझें, अब क्या बात समझने वाली है कि भैया ये जो हमारी भारत की स्थलीय सीमा है ये कौन कौन से देशों के साथ में बनती है, और जो हमारी समुद्री सीमा है ये कौन कौन से देशों के साथ में बनती है। तो अगर हम हमारी स्थलीय सीमा को समझेंगे तो यहाँ पर गुजरात से शुरू होकर के ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों तक, यहाँ तक लद्दाख के कुछ हिस्सों तक, यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र, इधर इस तरफ का, इधर का ये ऐसा बना देता हूँ कि इस तरफ का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान से हमारा टच होता है, पाकिस्तान के साथ में टच होता है सबसे नंबर एक बात पे। फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो क्षेत्र है ये आपका अफगानिस्तान के साथ टच होता है, ठीक बात है। अगर आप देखेंगे इससे आगे का तो इधर हमारा ये वाला क्षेत्र जो है चीन के साथ टच होता है। ये वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो नेपाल के साथ टच होता है, ये नेपाल देश है। ये उत्तराखंड की, यहाँ पर उत्तराखंड था, आपको लास्ट टाइम याद होगा नक्शे में, तो ये उत्तराखंड यहाँ पर होता है। उसके बाद में अगर आप इधर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नेपाल है, तो यहाँ पर नेपाल के साथ टच होती है हमारी बाउंड्री। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये सिक्किम, सिक्किम के बाद में ये वाला देश हो जाता है भूटान, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बना हुआ है। कौन सा देश है? भूटान है। उसके बाद में अगर आप इधर देखोगे तो म्यांमार एक देश हो जाता है, म्यांमार एक देश हो जाता है, म्यांमार म्यांमार म्यांमार, ठीक है। और ये हो जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये देश आपके साथ में चीन यहाँ पर हो जाता है, अफगानिस्तान यहाँ पर हो जाता है, अफगान हो जाता है, अफगानिस्तान हो जाता है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चाइना, चाइना के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। ये देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में कौन सी सीमा साझा करते हैं? स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद में दो देश ऐसे हैं भारत के पास जो भारत के साथ में समुद्री सीमा साझा करते हैं। इस तरफ बना होता है श्रीलंका, वो इधर बना होता है, इसी के नीचे लक्षद्वीप के नीचे होता है मालदीव। ये दोनों देश। भारत की सीमाओं की वीडियो पड़ोसी देश की वीडियो में एक बार और आपको समझाऊंगा। अभी के लिए हम लोग भारत के इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें समझ करके। अगर हम देखा कि भारत के दो देश ऐसे हो जाते हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 और 7 देश ऐसे हो जाते हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कुल भारत के साथ में 9 देश सीमा साझा करते हैं। भारत की सीमा वाले वीडियो में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम भारत में आ जाते हैं। तो भारत में हमारे को अब अगला जो बिंदु समझना है वो बिंदु ये है कि भारत के सुदूर बिंदु कौन कौन से हैं। अब सुदूर बिंदु का क्या मतलब होता है कि भारत का एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट कौन सा हो गया, भारत का एक्सट्रीम साउथ पॉइंट कौन सा हो गया, एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट और ईस्ट पॉइंट, ये कौन कौन से हो जाते हैं। मतलब इन बिंदुओं के नाम रखे गए हैं, इन बिंदुओं के नाम रखे गए हैं। तो जरा समझ लेते हैं कि ये बिंदु कौन कौन से हो जाते हैं। और इसमें आपको काफी कुछ सीखने वाली बात मिलेगी, नया सा डेटा मिलेगा। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझते रहना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए भारत में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी बिंदु की, तो भारत के अंदर उत्तरी बिंदु में 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि 3 प्रकार के बिंदु है। देखिए यहाँ से लेकर के ये कुछ जम्मू कश्मीर का हिस्सा और कुछ लद्दाख का हिस्सा, ये ऐसा हिस्सा है जो ये ऊपर पीओके है, ये मतलब पूरा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मतलब ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास में है, तो ये पीओके होता है। यहाँ पर भारत का प्रशासन नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रशासन है, ठीक है। इधर का कुछ हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये चाइना के पास में ये एलओसी होता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब इस कंट्रोल के लाइन के बाद में पाकिस्तान का प्रशासन शुरू है। टेक्निकली ये पार्ट इंडिया का है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन पाकिस्तान का है, उसने इस पर कब्जा कर रखा है। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में इधर इस तरफ वाला चाइना, ये वाला हिस्सा देखेंगे आप तो ये चाइना के साथ विवादित होता है। यहाँ पर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल चीन और भारत के बीच में विवाद को बताती है कि ये हिस्सा विवादित है, और इसके ये जो विवादित हिस्सा है इसको कंट्रोल करने के लिए एक लाइन बनाई गई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब इस पर भी प्रशासन चाइना का है और इसके इधर प्रशासन भारत का है। तो यहाँ पर जब हम एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे को 3 बातें याद रखनी पड़ती हैं।
कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले बात आता है कि भारत जिस पर क्लेम करता है, भारत का दावा किस पर है। ये जो पूरा भारत अगर भारत के अंदर आप मानते हो तो उस समय पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो यहाँ का ही होगा। तो इस समय पर हमारा जो सबसे ऊपर जो हो जाता है वो किरिल दर्रा हो जाता है। किरिल दर्रा ये कहाँ पर है, ये बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और ये कहाँ पर पड़ता है, पीओके में पड़ता है। किरिल दर्रा या किकिल दर्रा ये इस तरीके से नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गया, भारत दावा करता है लेकिन अप्रशासित है। हम यहाँ पे प्रशासन नहीं करते, प्रशासन किसी और देश का है। तो विवादित और अप्रशासित सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया आपका, किरिल दर्रा। उसके बाद में आता है कि भारत द्वारा प्रशासित सबसे उत्तरी कौन सा बिंदु हो जाता है। तो भारत द्वारा प्रशासित, इसको 1 नंबर डाल दिया मैंने। नंबर 2 पे देखिए, भारत द्वारा प्रशासित है ये, लेकिन ये भी विवादों से घिरा है। अच्छा, क्यों घिरा है विवादों से, इस बात को समझना। क्योंकि ये जो विवाद है ये कौन तय करेगा कि ये विवाद में है कि नहीं है, इसको तय करती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशन। तो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विवादित मुद्दा माना जाता है नहीं, माना जाता है। कई सारे देश इसमें जो पाकिस्तान के सपोर्ट में होंगे वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, और जो भारत के सपोर्ट में होते हैं, भारत के मित्र देश होते हैं, वो भारत के पक्ष में बोलते हैं। तो जब दो देशों के पक्ष में कोई बात बोली जा रही है तो दोनों देशों के बीच में विवाद हो गया। तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, इसको भी हम कहेंगे कि ये थोड़ा विवादित हिस्सा है। तो विवादित हिस्सा है लेकिन प्रशासित है, प्रशासित एवं विवादित एवं प्रशासित ये सबसे, अगर उत्तरी बिंदु, अच्छा बात क्या करें, उत्तरी बिंदु की बात करें, नॉर्थ पॉइंट की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, तो एक तो दावा है लेकिन प्रशासन नहीं है, वो किरिल दर्रा हो जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके में हो जाता है। एक हो जाता है कि प्रशासित है, चला हम ही रहे, हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पास में ही है, हमारी सरकार वहाँ काम करती है, लेकिन विवादित है, डिस्प्यूट में है। ये कौन सा हो जाता है, इंदिरा कॉल। ये आपको याद होगा, यही आपने याद कर रखा होगा ज़्यादातर बच्चों ने, इंदिरा कॉल। ये बिंदु इस तरफ कहीं आएगा। उसके बाद में अगर आप पूरी तरीके से अविवादित और भारत द्वारा प्रशासित, मतलब इधर लिख लेते हैं तीसरे नंबर का बिंदु, अविवादित जिसपे कोई विवाद नहीं है, अविवादित और प्रशासित, मतलब प्रशासन तो हमारा है ही लेकिन विवाद भी नहीं है, ऐसा कौन सा बिंदु है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ेगा। यहाँ पर जब आप नक्शा देखते हैं तो ये लद्दाख वाला सीन होता है, इधर जम्मू कश्मीर वाला सीन होता है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये वाला दर्रा होता है आपका कांगला दर्रा। ये वाला दर्रा होता है आपका कांगला दर्रा। ये मियार घाटी में है, मियार घाटी। ये मियार घाटी का सबसे उत्तरी बिंदु है। मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पर एक मियार घाटी है और उसका सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कांगला दर्रा है। और ये मियार घाटी कौन से जिले में पड़ेगी हिमाचल प्रदेश के, तो ये पड़ेगी आपके लाहौल और स्पीति जिला में, लाहौल स्पीति में पड़ेगी। कौन से जिले में पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, ये पूरा मामला आपको क्लियर हो गया होगा। तो 3 हमारे उत्तरी बिंदु हो गए। सबसे पहले दावा है और अप्रशासित है, वो किरिल दर्रा या किकिल दर्रा हो जाता है। उसके बाद में प्रशासित है लेकिन विवादित है, वो इंदिरा कॉल हो जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। अगर इसका नाम देखोगे ये कहाँ पड़ेगा, तो ये लद्दाख के अंदर पड़ेगा, ये लद्दाख के अंदर पड़ेगा। और उसके बाद में तीसरी बात जो हमने देखी, अविवादित, कोई विवाद नहीं है और पूरी तरीके से भारत प्रशासित करता है, ये वाला हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की मियार घाटी के सबसे उत्तरी बिंदु को बोला हम लोगों ने कांगला दर्रा। कांगला, वैसे ला के पीछे दर्रा बोलने की जरूरत नहीं होती है, ला का मतलब दर्रा ही होता है, ठीक है, कांगला। अब देखते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात देख लेते हैं। तो ये वाला अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे। दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो देखिए भारत के दक्षिणतम बिंदु में भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ कोई विवाद तो नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि भारत दक्षिणतम किसको मानोगे आप। देखो ये भारत
बना हुआ है, ये भारत की मुख्य भूमि है। ये बिंदु दक्षिणी बिंदु हो गया, लेकिन ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं है, क्योंकि ये कहाँ तक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट तक है। इससे नीचे भी तो कुछ है ना, 6 डिग्री 4 मिनट पर, तो 6 डिग्री 4 मिनट पर ये वाला बिंदु हो जाता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये वाला बिंदु हो जाता है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, 3 तो हो गए थे, नंबर 4। तो 4 नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो ये होता है, ये कौन सा बिंदु है, दक्षिणी बिंदु। और वो भी कौन सा दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, वो भी भारत की मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ये पड़ता है। इसका नाम होता है कैप केमोरिन, कैप केमोरिन। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब भी किसी नक्शे में समुद्र में अगर आप देखोगे, मतलब जैसे ये नक्शा है और इस नक्शे में आप ये देख पा रहे हो कि भैया ये यहाँ पे ऐसा कैप जैसा डिजाइन बना रहा है, इसके इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, नीचे भी समुद्र है, तो ये हिस्सा एक कैप जैसा डिजाइन बना रहा है। जब भी ये कैप जैसा डिजाइन बनाता है तो इस तरफ के शहरों के नाम कैप लगा करके बोले जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, एक केप टाउन शहर हो जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर, केप ऑफ गुड ऑफ हो जाता है, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कैप केमोरिन मतलब ये कैप वाला क्षेत्र हो गया, ठीक बात है। अच्छा, तो कैप केमोरिन नाम का क्षेत्र है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत पड़ेगा, तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा, कन्याकुमारी जिले में, कन्याकुमारी जिले में। तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कैप केमोरिन तमिलनाडु जिले में कन्याकुमारी में पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे कि भारत के अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार मतलब ये कहलाएगा पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम, जब तम शब्द लग जाता है मतलब एकदम ज्यादा दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु की अगर आप बात करोगे तो ये नंबर 5 हम इसको दे देते हैं कि दक्षिणतम बिंदु 5 हो जाएगा। इसका नाम होता है पारसेक बोल दीजिए, इसके 2-3 नाम है, या पिगमिलियन बोल दीजिए, पिगमिलियन, पारसेक बिंदु बोल दीजिए, पिगमिलियन बिंदु बोल दीजिए, पिगमिलियन, या फिर इंदिरा पॉइंट बोल दीजिए, इंदिरा पॉइंट। तो 3 नाम हम लोगों ने देखे, इसका नाम पारसेक हो सकता है, पिगमिलियन हो सकता है, या फिर इंदिरा पॉइंट हो सकता है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये हो जाता है। अगर आप देखोगे तो ये कहां पर पड़ेगा, ये ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। अब ये ग्रेट निकोबार क्या वाला है, ग्रेट निकोबार। तो देखिए आइलैंड के मामले में क्या है, यहाँ पर ऊपर कुछ आइलैंड बने हुए हैं 4 प्रमुख, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन 4 प्रमुख इनको कहते हैं अंडमान। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़े से आइलैंड बने हुए 3, इनको कहते हैं निकोबार। और निकोबार में भी क्या है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे नाम बने हुए हैं। तो सबसे नीचे वाला जो है ये ग्रेट निकोबार कहलाता है। तो उस ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण बिंदु पर ये बिंदु मौजूद है, जिसको हम पिगमिलियन, पारसेक या फिर इंदिरा पॉइंट कह रहे हैं, ठीक बात है। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो आप कहेंगे पारसेक, पिगमिलियन या इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार और ऑल ओवर अंडमान निकोबार में मौजूद है। और चौथा, इसके पहले अगर हमने बात करी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो माफ कीजिएगा, कैप केमोरिन हो जाता है, जो कन्याकुमारी के अंदर तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पे राज्य बोल सकता है, जिला बोल सकता है, बिंदु का नाम बोल सकता है, तो आपको सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम भारत के किस बिंदु की, इस तरफ के बिंदु की बात कर लेते हैं, यानी कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको विवाद को समझना पड़ेगा। देखिए भारत के सबसे पूर्वी, अच्छा देखिए हमारे एक पड़ोस में एक देश है जो क्या है, यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ जमीन को हड़पने में लगा रहता है। कौन सा देश है, समझ गए होंगे आप, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, चाइना की बात हो रही है। पाकिस्तान तो करता ही ऐसा, लेकिन चाइना उससे ज़्यादा बड़ा वाला है। चाइना क्या है, हमारे देश की इधर की ज़मीन हो या अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन हो, हर बार अलग अलग मामलों में अपना कब्जा जताते रहता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है ना, ये विवादित है। यहाँ पर ये चाइना क्लेम करता है कि ये इनका हिस्सा है तो नहीं, लेकिन क्लेम करता है, ठीक है, क्लेम करने में क्या ही जाता है, कर देता है, ठीक है। तो ये क्लेम करता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दो हिस्से दिखेंगे। जो सबसे दक्षिण वाली बात है वो यहाँ पर है, सबसे दक्षिण वाली बात, देखो मैं इसको और साफ बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे दक्षिणतम बात यहाँ पर है, सबसे दक्षिण बात कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। लेकिन ये कौन से हिस्से में आ गई, विवादित हिस्से में आ गई। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पूर्वी बिंदु,
3 4 5 6 नंबर क्या हो जाएगा, छठा वाला हो जाएगा। तो सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, ईस्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट पूर्वी बिंदु की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक किबितु नाम का शहर है, किबितु नाम का जगह है, शहर नहीं है गांव है, किबितु, किबितु, ये किबितु नाम की जगह है, किबितु नाम की। और इस किबितु नाम की जगह में एक जगह है डोंग, एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा है, डोंग। ये डोंग पॉइंट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया, ये डोंग, डोंग बिंदु, जो कि किबितु गांव में। और ये किबितु गांव कहाँ है, अंजाव शहर में, अंजाव, अंजाव जिले में। मतलब जिला कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबितु गांव में डोंग नाम का जो बिंदु है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। लेकिन ये कैसा है, विवादित है। ये कैसा है, विवादित है, विवादित है। और प्रशासित है कि नहीं है, तो बिल्कुल प्रशासित भी है, विवादित एवं प्रशासित है, विवादित एवं प्रशासित सबसे पूर्वी बिंदु। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं अविवादित सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, तो ये वाला बिंदु हो जाता है हमारा, ये वाला। ये वाले का हिसाब किताब कैसा है जरा बताइए। तो ये चांगलांग गांव है यहाँ पर, कौन सा जिला है, चांगलांग जिला, चांगलांग जिला, चांगलांग जिला, चांगलांग जिला। ये चांगलांग जिले के अंदर ये वाला बिंदु पड़ता है। ये भारत का सबसे ज्यादा पूर्वी बिंदु हो जाएगा, जो अविवादित और प्रशासित हो जाएगा, चांगलांग, चांगलांग जिला, चांगलांग जिला। ठीक बात है, इसको याद रखिएगा नाम को, चांगलांग जिला। अब अगर हम इस तरफ की बात करते हैं, ये बड़ा सिंपल सोबर मामला है इसका। ये अविवादित है और पूरी तरीके से प्रशासित है, और ये केवल एक ही चीज है। ये इसका नाम क्या है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो ये देखिए, ये सरक्रिक गुजरात में पड़ता है, सरक्रिक, सरक्रिक। ये चांगलांग जिला भी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगा। ठीक बात है, सरक्रिक, सरक्रिक गुजरात के अंदर पड़ता है, सरक्रिक गुजरात के अंदर पड़ता है, सरक्रिक गुजरात। और इसका भी एग्जैक्टली पॉइंट का नाम है गुहार मोती। तो गुहार मोती। तो आपने क्या क्या समझा इसके अंदर, आपने समझा कि भैया सरक्रिक गुजरात के अंदर सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है, सॉरी माफ करना, सबसे पश्चिमी बिंदु होता है, सबसे पूर्वी बिंदु। अगर आप देखेंगे तो विवादित और अप्रशासित, सॉरी विवादित और प्रशासित, विवादित भी हो और कैसा हो, प्रशासित भी हो, जिसपे विवाद भी चल रहा हो और प्रशासन हमारा हो, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, ये डोंग हो जाता है, किबितु। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखते हैं कि वो अविवादित और प्रशासन हमारा हो, तो वो वाला बिंदु हो जाता है आपका कौन सा वाला, चांगलांग जिला हो जाता है। अगर आप इधर देखोगे तो इधर उत्तरी बिंदु की बात करोगे तो 3 बिंदु आपने याद करें, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर है। मतलब क्या होगा, विवादित तो होगा ही होगा, लेकिन प्रशासन भी हमारा नहीं, तो अप्रशासित और विवादित ये होता है आपका गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, पीओके में। इसका नाम क्या हो जाता है आपका, किरिल दर्रा। उसके बाद में आपने देखा नीचे की तरफ, तो ये है हमारे पास में, प्रशासन हमारे पास में, लेकिन विवादित है। तो प्रशासित और विवादित ये हो जाता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में अगर कंफ्यूजन बने तो क फॉर कश्मीर, कॉल से याद कर लेना आप, इंदिरा कॉल कश्मीर की तरफ, तो इंदिरा कॉल कश्मीर की तरफ। उसके बाद में मतलब लद्दाख में है वैसे, लेकिन कश्मीर की तरफ। उसके बाद में पूरी तरीके से भारत में, यानी कि भारत द्वारा प्रशासित और कोई विवाद नहीं, यानी कि अविवादित, प्रशासित और अविवादित। ये बिंदु हिमाचल प्रदेश के मेयार घाटी का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है, जिसको हम लोग कांगला बोल देते हैं, कांगला यानी कि कांग दर्रा, कांगला दर्रा, जैसा आप बोलना चाहो वैसा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो जाता है केप केमोरिन, जो कि कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले के केप केमोरिन को कहते हैं। लेकिन अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें, मतलब सबसे नीचे की बात करें, तो इससे भी नीचे आ जाता है अंडमान निकोबार का बिंदु। अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार के ऊपर इंदिरा पॉइंट बना हुआ है, जिसके पार्सेक, पिग्मेलियन और इंदिरा पॉइंट, ये 3 नाम से वो जाना जाता है। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सरक्रिक गुजरात, सरक्रिक गुजरात या फिर इसके अंदर गुहार मोती नाम की जगह हो जाती है, जो एग्जैक्टली भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है। तो आज हम लोगों ने भारत के सारे सुदूर बिंदुओं की और भारत की कितनी सीमा है, क्या क्षेत्रफल है, और भारत के सामान्य जानकारी की बातें करिए। आप इस सबको डेटा को अच्छे से नोट कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको ये पूरा डेटा याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने और साथियों को इसको ज़रूर भेजिए। देखिए इससे क्या होगा, हमें मदद मिलेगी। अगर हमारा काम सच में अच्छा है तो लोगों तक जाएगा, लोगों को मदद मिलेगी, और इससे सबके लिए बढ़िया फ़ायदा होगा, विन विन सिचुएशन होगी। तो थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया, धन्यवाद।